कारक चिन्ह तो आप सीखते ही हैं, लेकिन असल में आपको इनका की पॉइंट देखना है। और की पॉइंट क्या है, कारक चिन्ह का की पॉइंट क्या होता है? जो हमारा कर्ता दिया हुआ है, तो कर्ता कारक इस क्या होगा, काम करने वाला। ठीक है, काम करने वाला। जब कर्म की बात आएगी तो इसका की पॉइंट याद रखना, क्या और किसको से प्रश्न कर लेना, जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होगा। करण कारक, इसकी पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है क्रिया का कारण हो या क्रिया का माध्यम हो जिससे क्रिया हो रही है, या क्रिया का साधन होना चाहिए, यानी क्रिया। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कारक, कारक और कारक चिन्ह। इसको लेकर हमारे छात्रों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे और इसको समझेंगे। बहुत आसानी से आप इसे सीख सकते हो, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और इसके अंदर जो की पॉइंट है उसको समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कारक और कारक चिन्ह, क्या इन दोनों में अंतर होता है? तो ध्यान रखिएगा, दोनों शब्दों में ही अंतर है। कारक अलग होता है और कारक चिन्ह अलग होता है। अब एक शब्द और जुड़ता है, परसर्ग और विभक्ति। फिर ये क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जिसको हम कारक चिन्ह कहते हैं उसी को हम परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। हमारे हिंदी भाषी अलग अलग राज्य हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कारक चिन्ह उत्तर प्रदेश के लोग कारक चिन्ह संबोधित करते हैं, और जो कारक चिन्ह होता है उसे राजस्थान के लोग परसर्ग के नाम से जानते हैं, और जो विभक्ति है इसे मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं कारक चिन्ह को विभक्ति के नाम से। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा कारक चिन्ह है वही विभक्ति है और वही हमारा परसर्ग है। अब बात करेंगे कारक की, तो कारक क्या होता है? तो कारक वो संज्ञा होती है जो वाक्य में प्रयोग हुई है, लेकिन अगर उसके साथ कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है तो वो उस समय कारक कहलाता है। मतलब कैसे? तो इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं। जो कारक होते हैं उन्हीं के नाम होते हैं। अब जब हम कारक या कारक चिन्ह की परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा कहती है कि वे शब्द जिनका संबंध क्रिया से बताया जाता है कि क्रिया का उनसे क्या संबंध है, और जिन शब्दों के माध्यम से ये बताया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं, और जिन शब्दों का संबंध बताया गया है उन्हें कारक कहते हैं। मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए, अगर हमने एक छोटा सा वाक्य लिया, हमने कहा कि मोहन ने रोटी खाई। अगर हमने ये शब्द लिया, मोहन ने रोटी खाई, अगर ये शब्द हम ये वाक्य यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं तो इस वाक्य में हमारी क्रिया क्या है? खाई। अब ये जो खाई क्रिया है, इस क्रिया का संबंध मोहन से क्या है? तो इस क्रिया का संबंध यहाँ पर जो ने है ये बताएगा कि खानी, यानी जो ये खाना क्रिया है, इससे मोहन का संबंध है करने वाले का, यानी उस क्रिया को जो करने वाला है। तो यहाँ मोहन क्रिया को करने वाला है तो मोहन कहलाएगा यहाँ पर कर्ता। अब क्योंकि जो ये कर्ता आ गया तो ये कर्ता ही क्या है? कारक है। और यहाँ जो ये ने आया है ये इसका कारक चिन्ह हो गया, तो अब ये ने कहलाएगा कर्ता कारक चिन्ह। ठीक है, तो यही हम जब वाक्यों में देखते हैं, किसी भी कोई भी हमारा जब वाक्य होता है उसी में हम देखते हैं। कारक की जब बात करते हैं तो कारक हमारे कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में हमारे जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 8 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो देखो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब हमारे क्या हैं? ये हैं कारक। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं कारक के नाम हैं। और अब इनके आगे यहाँ पर ये ने से लेकर और हे अरे तक जो दिया है ये सब हैं हमारे कारक चिन्ह। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कारक चिन्ह, यानी हम इसे परसर्ग कह सकते हैं, ये परसर्ग भी कहलाता है, या हम इसे विभक्ति कह सकते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिया है। अब इनको याद करने का जो तरीका है वो यही है कि आपको कर्ता के नाम या आपको कारक का नाम याद रखना है और उसके साथ आपको कारक चिन्ह याद रखना है। इसी से आपको इसकी पहचान होती है। तो ये लिस्ट आपने बचपन में याद की होगी, हमेशा से याद करते आए हो, और अब इसका क्या एक सही अर्थ है वो आप यहाँ पर जानेंगे। तो आपको इसे याद रखना है कि जैसे हम याद करेंगे कर्ता ने, कर्म को, करण से। अब इस से के साथ आपको ध्यान रखना है, यहाँ रखना है कारण
या साधन। ठीक है, इस तरह से अपने दिमाग में इसको रखिए, कारण या साधन। संप्रदान के लिए और संप्रदान के साथ कभी कभी को कारक चिन्ह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हम इसे भी देखेंगे। फिर जब हम देखेंगे अपादान से, अब देखो यहाँ करण में भी से आया है, फिर यहाँ आ से आया है, तो इसको अलग करने के लिए यानी दोनों में से, तो आप इसको यहाँ पर लिखते हैं अलग होना या तुलना। ठीक है, अलग या तुलना। और ध्यान रखिएगा जब हमने इसको अलग रहा है तो हम यहाँ पे अलग यानी पास दोनों ही आते हैं, अलग और पास दोनों का बोध होता है इसमें। तो यहाँ पे अपादान से अलग होना या तुलना से हम इसको याद रखेंगे। संबंध का की के, इसके साथ साथ रा री रे ये भी आता है, और ना नी ने ये भी आता है। ठीक है, अधिकरण में पर और संबोधन अरे हे अजी आदि। तो ये सारणी से आप याद कर लेते हैं, और अब इस तरह से तो आपको कारक चिन्ह याद हो जाते हैं, लेकिन वाक्य में आप इनको कैसे पहचानते हैं इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कर्ता कारक के बारे में। तो देखो कर्ता कारक क्या होता है, अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं कर्ता कारक की, तो इसका कारक चिन्ह हमारा ने है। कभी कभी इसका कारक चिन्ह शून्य भी होता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसका कारक चिन्ह के द्वारा भी होता है, कभी कभी इसका कारक चिन्ह से भी होता है, और कभी कभी इसका कारक चिन्ह को भी होता है। अब आप कहेंगे मैम सारे कारक चिन्ह आ गए, हमको कैसे पहचान होगी इनकी? तो वो आपको पता चलेगा कि कर्ता होता क्या है इससे। तो कर्ता किसको कहते हैं? कर्ता कहते हैं जो वाक्य में काम को करता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कारक चिन्ह को कारक चिन्ह के आधार पर पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको कारक चिन्ह उस कारक की परिभाषा के अनुसार आपको याद रखना होगा। तो कर्ता कारक कहता है वाक्य में काम को करने वाला। अब हमारे पास दो उदाहरण दिए हैं। सोनू ने पुस्तक पढ़ी थी, तो यहाँ हम देखेंगे कि क्रिया क्या हुई है, क्रिया है पढ़ी थी। किसने पढ़ी थी? यानी क्रिया को पढ़ने वाला यानी काम को करने वाला कौन है, यानी पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो सोनू कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ऐसे भी पता चल गया ने कारक चिन्ह है तो हम इससे पहचान लेते हैं, नहीं तो हमें पता चल जाता है कि सोनू काम को करने वाला है, तो ये वाक्य का कर्ता हो जाएगा। दूसरा वाक्य देखेंगे कि बच्चा स्कूल जा रहा था, इसमें हमारी क्रिया क्या है? जा रहा था, यानी जाने का काम हो रहा है। ये जाने का काम कौन कर रहा है? तो हमें उत्तर मिलता है कि जाने का काम बच्चा कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो बच्चा है ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों वाक्यों में कि पहले वाक्य में तो हमने ने की मदद से पहचान लिया था कि ने दिया हुआ है, तो हम इसकी मदद से पहचान सकते हैं कि ये कर्ता कारक है, लेकिन दूसरे वाक्य में तो हमारे पास कोई कारक चिन्ह आया ही नहीं है। तो ऐसे में हम कर्ता को कैसे पहचानते हैं? तो हम उसके संबंध से यानी क्रिया से उसका जो संबंध है उसी से पहचानते हैं, जो असल में कर्ता की परिभाषा है कि काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो हमें पता चल गया बच्चा ही है जो स्कूल जाने का काम कर रहा है, तो वो कर्ता हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कर्म। कर्म का कारक चिन्ह को होता है, कभी कभी शून्य कारक चिन्ह भी होता है। तो शून्य कारक चिन्ह का मतलब ही होता है जब कारक चिन्ह नहीं आया हुआ हो तब। ठीक है, हम देखते हैं दो उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला वाक्य, अब इन सारे वाक्यों में देखो कारक चिन्ह तो सब और भी है, मतलब कारक और भी है दूसरा। अब जैसे हम इसमें कर्म खोजेंगे तो कर्म के अलावा कोई और भी हो सकता है, कर्ता हो सकता है, अपादान हो सकता है, करण हो सकता है, संप्रदान हो सकता है, लेकिन अभी हम इन वाक्यों में क्या खोज रहे हैं? केवल कर्म। तो हमें जो हम पढ़ेंगे हम उस वाक्य में वही कारक खोजेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ कर्म कारक खोजना है, तो हम सबसे पहले वाक्य के पास जाते हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया, तो हम इसके कारक चिन्ह की मदद से देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे को दिया हुआ है, तो यहाँ हमें पहचान हो जाती है कि ये जो हमारा यहाँ पे शब्द आया है ये हमारा कर्म कारक हो सकता है। दूसरे वाक्य में जाते हैं। जया ने सेब खाया, इसमें हमें कोकारक चिन्ह नहीं मिल रहा, इसका मतलब हमें इसे परिभाषा के साथ ही चलना पड़ेगा। तो जब हम कर्म की परिभाषा के पास जाते हैं तो कर्म की परिभाषा कहती है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। अब क्रिया का प्रभाव हम कैसे देखेंगे? तो हम यहाँ देखेंगे कि माँ ने बच्चे को सुलाया, तो जो सुलाया गया है सोने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? बच्चे पर कि माँ पर? तो सोने का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा।
पड़ेगा, तो यहाँ पे बच्चा जो है ये कर्म हो गया। और जया ने सेब खाया, तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, सेब पे पड़ेगा, तो यहाँ पे सेब हमारा कर्म हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे हम देखते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि मैम हमको तो समझ में ही नहीं आएगा कि प्रभाव किस पे पड़ेगा, हमको तो ऐसा लग सकता है कि कर्ता पे प्रभाव पड़ गया। तब ऐसी स्थिति में कर्म को पहचानने का एक सबसे अच्छा सरल तरीका है कि आप क्रिया के पास जाइए और क्या और किसको से प्रश्न करिए, क्या और किसको से, जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि सुलाया, क्या सुलाया, कोई उत्तर नहीं आया, किसको सुलाया, बच्चे को सुलाया, तो ये हमारा कर्म हो गया। ठीक है, क्या खाया, सेब खाया, तो ये उत्तर मिल गया हमको, तो ये हमारा कर्म हो गया। तो इस तरह से हमें पहचान हो गई कि इसमें हमारा कर्म कारक कौन है। तो जब हम किसी भी वाक्य में कर्म कारक को पहचानने के लिए चलेंगे तो हम इस कोड का प्रयोग करेंगे, क्या और किसको से प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वही हमारा कर्म कारक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पॉइंट नंबर 3 में करण। करण कारक हमारा क्या है, तो करण कारक का कारक चिन्ह होता है से। और ध्यान रखिएगा जो करण है वो क्या बताता है, करण हमेशा क्रिया का कारण बताता है, क्रिया क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, या ये साधन का बोध कराता है कि क्रिया के होने का जो साधन है वो क्या है, या क्रिया किस माध्यम से हो रही है, माध्यम का बोध कराता है। तो जब भी आपको पहचानना होगा कि वाक्य में क्रिया का कारण क्या है, साधन क्या है, उसका माध्यम क्या है, इससे आप पहचानेंगे। से कारक चिन्ह से तो आपको इसकी पहचान हो ही जाती है। अब जैसे यहाँ पे दो वाक्य हैं हमारे, शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा। अब यह पूछा जाए कि इस वाक्य में करण कारक कौन सा है, तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे जहाँ से कारक चिन्ह है। से कारक चिन्ह ये है यहाँ पर, तो इससे पहला जो हमारा ये कारक है ये हमारा करण कारक हो जाएगा। आदमी भूख से तड़प कर मर गया, इस वाक्य में भी से कारक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। इससे पहले यानी कारक चिन्ह से पहले वाला जो शब्द होता है वही हमारा कारक होता है। तो ये भूख से, ये भूख जो है ये हमारा क्या हो गया, करण कारक हो गया। अब हमने कारक चिन्ह की मदद से तो पहचान ही लिया, लेकिन हम इस बात से भी देखेंगे कि क्या यह सच में क्रिया का साधन, माध्यम या कारण है। तो हम जब पहले वाक्य को देखेंगे कि शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा, तो जो क्रिया हुई है यानी मारना, तो मारने का काम किस माध्यम यानी किस साधन से किया गया है, तो मारने का काम किया गया है बंदूक से, ये साधन है, तो मतलब बंदूक से यहाँ पर साधन व्यक्त कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। दूसरे वाक्य में देखेंगे आदमी भूख से तड़प कर मर गया, इस वाक्य में क्रिया है मर जाना, तो मरने का जो काम हुआ है वो किस कारण से हुआ है, वो कारण क्या है, किस वजह से मर गया है, वो वजह क्या है, तो वो भूख है, यानी वो भूख से मरा है, भूख के कारण मरा है, तो भूख यहाँ पर क्या हो गया, हमारा करण हो गया। इसका मतलब ये दोनों वाक्यों में जो हमने करण कारक चुना है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है संप्रदान। संप्रदान जो कारक है इसका कारक चिन्ह के लिए होता है, लेकिन कभी कभी को आता है, पर ध्यान रखिएगा इस को का अर्थ के लिए वाला ही होना चाहिए, तभी यह हमारा क्या बनता है, संप्रदान बनता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे, वाक्य दिया हुआ है चिड़िया ने अपने बच्चे के लिए घोंसला बनाया। दूसरा वाक्य है खिलाड़ी ने दौड़ने को जूते पहने। अब ध्यान रखिएगा संप्रदान का असल में मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, क्या होता है, उद्देश्य, यानी संप्रदान वो है जो क्रिया के उद्देश्य का बोध कराता है, यानी क्रिया किस उद्देश्य के लिए हो रही है, क्रिया के होने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये बताने का काम संप्रदान करता है। तो पहला वाक्य कहता है कि जो चिड़िया ने घोंसला बनाया है, यानी क्रिया क्या हुई है, बनाना, घोंसला बनाने का काम किया है, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है बच्चे, यानी वह अपने बच्चे को घोंसले में रखना चाहती है, इसलिए तो चिड़िया ने अपने बच्चे के लिए, तो के लिए से पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे पता चल गया कि जहाँ पे भी के लिए लगा होगा तो आप दो तरीके से पहचान सकते हैं, या तो भाव पहचान लीजिए या कारक चिन्ह पहचान लीजिए। कारक चिन्ह के लिए दिख गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है खिलाड़ी ने दौड़ने को जूते पहने। अब जैसे ये वाक्य दिया है इसमें के लिए तो कहीं नहीं आया है, लेकिन वाक्य में हमको को दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ इस
को के पास जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्रिया का उद्देश्य है। तो हम जाते हैं कि भाई दौड़ने को ये दिया हुआ है, लेकिन ये दौड़ने को क्या है, तो हमने जब क्रिया क्या हुई है, पहनना, क्या पहना है हमने, जूते पहने हैं, मतलब तो जूते जो पहने गए हैं इनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि उनको दौड़ना है, यानी खिलाड़ी को क्या करना है, दौड़ना है। तो जूते पहनने का जो उद्देश्य है वो पता चल गया कि वो क्या है, दौड़ना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, यानी उद्देश्य को बता रहा है। अब यहाँ पे कोकारक चिन्ह आने पर भी हमको इसकी पहचान हो गई, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोकारक चिन्ह हटाकर अगर के लिए रख दें तो भी हमारे वाक्य का भाव जो है बिल्कुल सही होगा, बल्कि ज़्यादा सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि खिलाड़ी ने दौड़ने के लिए जूते पहने, तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही बना रहा। तो ध्यान रखिए, जब किसी जो कारक चिन्ह आया हो, उस कारक चिन्ह को आया हो और उस कारक चिन्ह को के स्थान पर हम के लिए रख कर देखें और वाक्य का भाव जस का तस रहे, उसमें कोई अंतर ना आए, वो ही हमारा संप्रदान होता है। यदि वाक्य का भाव बदल जाएगा तो फिर वो हमारा कर्म कारक हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा अपादान। अपादान कारक जिसे हम से संबोधित करते हैं, से कारक चिन्ह होता है, लेकिन जो वाक्य में अपादान होता है वो क्रिया से किसी भी शब्द का अलग होना, ठीक है, अलग होना या पास, जहाँ पे अलग है वहाँ पास का बोध अपने आप होता है। ठीक है, तो क्रिया से अलग होना या किसी से तुलना होना। ठीक है, तो क्रिया से मतलब जो क्रिया है उसका संबंध होता है किसी एक शब्द से, उसको अलग करना या किसी का आपस में तुलना होना, वो जो अलग होने और तुलना होने का बोध कराता है वो हमारा अपादान कहलाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, मोहन स्कूटर से गिर गया, तो यहाँ पर जो क्रिया हुई हमारी, क्रिया क्या हुई, गिरने का हो, गिरने की क्रिया हुई। अब इस गिरने की क्रिया से क्या हुआ कि इससे जो मोहन है वो स्कूटर से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो क्रिया का संबंध हमेशा रहता है, क्रिया हुई, क्रिया क्या हो गई, गिरने की क्रिया हो गई। अब गिरने की क्रिया के कारण क्या हो गया, मोहन स्कूटर से अलग हो गया, तो यहाँ पे अलग होने का बोध हुआ। तो ये जो से है हमारा, ये यहाँ पर अपादान कारक को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल गया। दूसरे वाक्य को देखेंगे, दीपक सचिन से लंबा है, तो यहाँ पर हमें सचिन और दीपक में आपस में तुलना होते हुए दिखाई जा रही है, और जहाँ हमारा से है इससे पहले वाला जो हमारा पद है वो हमारा अपादान हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम अपादान कारक कहेंगे जब तुलना का बोध होगा। तो जब किसी भी दो व्यक्तियों की या दो चीज़ों की आपस में तुलना का बोध होगा, तो जिस भी वस्तु के साथ से कारक चिन्ह लगा होगा वह वस्तु या वह चीज़, वह व्यक्ति हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, का, की, के। ये हमारा सारे कारक में सबसे सरल कारक है, क्योंकि इसमें आपको का, की, के जहाँ भी दिख जाए उसी को आप लगा दीजिए, यानी उस कारक चिन्ह से पहले वाला शब्द ही आपका संबंध कारक हो जाएगा। जैसे वाक्य दिया है, मीरा का भाई विदेश में रहता है, इस वाक्य में का कहाँ है, यहाँ, तो इस का से पहले जो मीरा है ये हमारा संबंध कारक हो गया। तो ये बहुत आसानी से आप पहचान कर सकते हो। राजू की बेटी 10वीं में पढ़ती थी, तो यहाँ पर जो हम देखेंगे इस वाक्य में का, की, के कहाँ है, की है, तो इससे पहले राजू, तो ये राजू यहाँ पे हमारा क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। तो संबंध कारक तो आप बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अधिकरण। अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में और पर। ध्यान रखिएगा, ये दोनों कारक चिन्ह जो होते हैं इनकी पहचान हम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे इनको लगा सकते हैं। तो जो ये में है इसका प्रयोग होता है जब कोई वस्तु तीन ओर से घिरी होती है, तो उसमें हम में का प्रयोग करते हैं, और जो पर है इसका प्रयोग हम करते हैं जो कोई वस्तु तीन ओर से खुली होती है, तो वहाँ हम पर का प्रयोग करते हैं। अब इस अधिकरण का प्रयोग कहाँ होता है, तो अधिकरण का प्रयोग होता है कि क्रिया के स्थान और समय का बोध कराने वाला।
क्रिया के आश्रय, क्रिया के समय, क्रिया के स्थान, इनका बोध कराने वाला पद ही हमारा क्या होता है, अधिकरण होता है। तो हम देखेंगे जैसे वाक्य हमारा दिया हुआ है, संजय कार में बैठा था, तो क्रिया क्या है, बैठने की। अब ये जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया का स्थान क्या है, तो स्थान है कार में। देखो, एक तो हम में से पहचान लेंगे, में से पहले दिया हुआ है कार, ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या हो गया, अधिकरण। दूसरा हम देखेंगे वह छत पर दौड़ रहा था, तो पर आ गया, पर से पहले छत दिया है, तो इसका मतलब ये अधिकरण है। राहुल रात में पढ़ता है, तो यहाँ पे में आ गया, इससे पहले जो शब्द है ये हमारा क्या है, अधिकरण है, हमें यह पहचान हो गई, ठीक है। लेकिन हम ये जानेंगे कि इन्होंने जो बताया है वो क्या है। तो देखो, जब हमने पहले में देखा कि बैठा था, कहाँ बैठा था, यानी बैठने का स्थान क्या है, कार, तो इसने स्थान का बोध कराया। वह छत पर दौड़ रहा था, दौड़ने का जो बता रहा है ये किसको बता रहा है, स्थान को बता रहा है, स्थान क्या है, छत, तो ये हमारा अधिकरण हो गया। राहुल रात में पढ़ता था, पढ़ने का क्या बताया है, स्थान बताया है क्या, नहीं, पढ़ने का समय बताया है, समय कब है, रात में, तो ये रात में, ये किसका बोध करा रहा है, समय का बोध करा रहा है। तो हमें पता चल गया कि जो पद क्रिया के समय, क्रिया के स्थान और क्रिया के आश्रय का बोध कराता है वो अधिकरण कहलाता है, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आता है हमारा संबोधन। संबोधन क्या कहता है, संबोधन ये तो बहुत ही आसान है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को हम जब संबोधित करते हैं, वैसे तो हम व्यक्तियों को ही संबोधित करते हैं, लेकिन कभी कभी वस्तुओं को भी कर सकते हैं। तो जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो उसके लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो संबोधन कारक चिन्ह कहलाएगा, और जिस पद से उसे संबोधित कर रहे हैं वो संबोधन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका कारक चिन्ह हे और अरे होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, ये बहुत सरल है, उदाहरण देखेंगे, अरे बच्चों शांत बैठो और हे प्रभु हम पर दया करो। तो यहाँ हमें ये बात समझ में आई कि जब हम संबोधन कर रहे हैं कि अरे बच्चों, तो हम बच्चों को संबोधन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमने कारक चिन्ह अरे लगाया है। अब ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने देखा कि जितने भी हमारे कारक थे, यानी सबसे पहले हमने देखा पहले हमारे कारक हैं और उसके बाद उनके चिन्ह है, यानी पहले कारक लगा हुआ है और उसके बाद उनका चिन्ह है। लेकिन हमारे 8 कारक में से ये एक ऐसा कारक होता है जो जिसका चिन्ह पहले लगता है और इसका कारक बाद में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका चिन्ह पहले लगता है और कारक बाद में होता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा संबोधन कारक ही होता है, और इसकी ये विशेषता भी होती है कि ये पूरे वाक्य में भी पहले ही लगता है, ठीक है। अगर पूरा वाक्य देता है तो उसमें भी पहले है, शुरुआत में, जैसे अरे बच्चों शांत बैठो, तो इस पूरे वाक्य में शुरुआत में ही है ये। दूसरा, हे प्रभु, तो संबोधन क्या है, संबोधन कर रहे हैं हम प्रभु को, और कारक चिन्ह क्या हो गया, हे, ठीक है। तो हे प्रभु हम पर दया करो, वाक्य हो गया हम पर दया करो, और इस पूरे वाक्य के शुरुआत में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका कारक चिन्ह। इस तरह से आप कारक चिन्ह को यहाँ समझ पाए होंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बताती हूँ कि कारक चिन्ह में आपने क्या देखा। तो अब देखो, कारक चिन्ह से आप पहचान कर सकते हो, कर्ता का कारक चिन्ह ने, ठीक है, तो कर्ता ने, तो ने जहाँ लगा वहाँ कर्ता कारक, जहाँ को लगा है वहाँ कर्म कारक, जहाँ से लगा है जो कारण को बताता हुआ वो करण कारक, जहाँ के लिए लगा है वो संप्रदान कारक, जहाँ से अलग होने का बोध या तुलना का बोध कराए वो अपादान, जहाँ का की के लगे या रारी रे लगे या नानी ले लगे वो संबंध कारक, और जहाँ में पर ये लगा हो वो अधिकरण कारक, और जहाँ हे अरे लगा हो वो संबोधन कारक। तो अब आप इसको समझ गए। तो अब समझ गए तो जल्दी से 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं यहाँ पे वो 4 प्रश्न आपके सामने रखने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन जो एक ट्विस्ट होता है हमारे कारक चिन्ह में वो आपको यहाँ समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 वाक्य लिखे हैं। इन 4 वाक्यों में से पहले 3 वाक्यों में आपको प्रश्न ये बताना है कि जिनको मैंने रेखांकित किया है आपको बताना है कि यह कौन सा कारक है। पहला वाक्य है ये गाड़ी सुबह को आएगी। दूसरा वाक्य है वह टेलीफोन पर बात कर रहा था। तीसरा वाक्य है अजय को कल घर जाना है। और चौथा वाक्य है तुम्हारा भाई आज नहीं आया।
अब चौथे वाक्य को तो बाद में बताओ, पहले आपको 3 वाक्यों के बारे में बताना है। तो देखो यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे अभी मैंने कारक चिन्ह से आपको बताया कि कारक चिन्ह से ऐसे पहचान कर सकते हैं। अगर आप कारक चिन्ह के आधार पर जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये गाड़ी सुबह को आएगी, तो यहाँ पर को कारक चिन्ह लगा है, तो क्या ये कर्म कारक होगा? तो ध्यान रखिएगा ये कर्म कारक नहीं है। फिर आप प्रश्न करेंगे, यहाँ पे दूसरे में देखेंगे कि वह टेलीफोन पर बात कर रहा था, तो इसमें पर लगा हुआ है, तो क्या ये हमारा टेलीफोन अधिकरण है? तो ये अधिकरण नहीं है। फिर तीसरा देखेंगे, अजय को कल घर जाना है, यहाँ पर को कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या ये अजय कर्म कारक है? तो ये कर्म कारक नहीं है। फिर आप कहेंगे तो मैम सब कुछ तो गलत ही हो गया, फिर हमने सीखा क्या? तो ध्यान रखिए आपको सीखना क्या है। कारक चिन्ह तो आप सीखते ही हैं, लेकिन असल में आपको इनका की पॉइंट देखना है। और की पॉइंट क्या है, कारक चिन्ह का की पॉइंट क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। इनको मैं बताऊंगी कि ये क्या है, पर पहले यहाँ पर हम की पॉइंट देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कर्ता दिया हुआ है, तो कर्ता कारक इस क्या होगा? काम करने वाला। ठीक है, काम करने वाला। आपको वो खोजना है जो वाक्य में काम करने वाला है। जो भी वाक्य में काम करने वाला है वही क्या है? कर्ता है। ठीक है, जब कर्म की बात आएगी तो इसका की पॉइंट याद रखना, क्या और किसको से प्रश्न कर लेना, जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होगा। ठीक है, यहाँ इससे इनसे प्रश्न करना होगा। तीसरा जो करण है, करण कारक, इसकी पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है क्रिया का कारण हो या क्रिया का माध्यम हो जिससे क्रिया हो रही है, या क्रिया का साधन होना चाहिए। यानी क्रिया के होने का साधन होना चाहिए, वही करण होगा। और संप्रदान के लिए वो संप्रदान क्रिया का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, वो संप्रदान क्रिया के होने का उद्देश्य होना चाहिए, तब वो संप्रदान है। और अपादान जो आता है, इसमें किसी चीज का अलग होना या पास आना या तुलना का बोध होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैम ये कैसे? तो जब भी अपादान आएगा तो क्रिया के होने से जो कर्ता है वो किसी एक चीज से या तो अलग होगा, या तो उसके पास जाएगा, या तो उसकी तुलना होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वो हमारा क्या होगा? अपादान होगा। और संबंध में ये बहुत आसान है, का की के। जहां पे भी का की के देखोगे, इसी से आप इसकी पहचान कर पाओगे। इसमें 2 पॉइंट और आते हैं, रा, री, रे और ना, नी, ने। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आपका सर्वनाम होगा, जैसे सर्वनाम होता है मेरा, हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, तो जैसे मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो इन सारे शब्दों के अंत में ना रा, री, रे आ रहा है, तो ये शब्द जब भी सर्वनाम होंगे ये आपके क्या होंगे? संबंध कारक होंगे। ठीक है, उसी तरह से जब आप शब्द का निजवाचक होता है, यानी अपना, अपनी, अपने, तो जब ये शब्द लगते हैं तो फिर ये ना, नी, ने वाले संबंध कारक बन जाते हैं। तो यानी जब सर्वनाम अपना, अपनी, अपने होगा तो वो आपका संबंध कारक होगा। और जब रा, री, रे वाला, यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी, हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है, या और बाकी इसके अलावा जो और सर्वनाम होते हैं उनमें स्पष्ट होता है, जैसे उनका, उनकी, उनके, तो उनमें का, की, के आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो वो संबंध होता है। इसके बाद अधिकरण की जब बात होगी तो अधिकरण में हमेशा याद रखना कि अधिकरण स्थान या समय का बोध कराएगा। वो क्रिया के या तो स्थान के बारे में बताएगा या तो समय के बारे में बताएगा। और संबोधन बिल्कुल सरल है। तो अब फिर से वाक्यों को देखो जो मैंने प्रश्न दिए थे, तो आप बहुत आसानी से आप ये समझ लेंगे। तो वाक्य में प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ये गाड़ी सुबह को आएगी। क्रिया क्या है? आएगी। आने का समय कब है? आने का समय बता रहा है, कब? सुबह को। तो ये सुबह को हमारा कर्म नहीं, ये क्या हो जाएगा? अधिकरण, क्योंकि हमारे समय को बताने वाला कारक जो है वो क्या है? अधिकरण कारक है। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे तो मैम ये तो यहाँ पे गलत है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। अगर इसका सही कारक चिन्ह प्रयोग किया जाता तो वाक्य होता कि ये गाड़ी सुबह में आएगी।
तो यहाँ पर वाक्य हमारा को के स्थान पर में होता तो ये वाक्य शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से भी याद कर लीजिएगा। अब ये वाक्य अशुद्ध है पर हम ये अपनी बोलचाल में बोलते हैं और पेपर में भी ऐसे ही रख के आता है, क्योंकि परीक्षक को पता होता है कि आप गलती करोगे, तो इसी वजह से कारक चिन्ह आपको समझ नहीं आते। तो यहाँ पे आपको यानी सही होना चाहिए, में होता तो आपको पता चल जाता कि अधिकरण है, लेकिन यहाँ पे गलत करके दिया है। तो आप किससे पहचानेंगे? उसकी क्रिया से पहचानेंगे। क्रिया का संबंध उससे क्या है? तो क्रिया का संबंध समय से है। हम दूसरे वाक्य पे जाते हैं। वह टेलीफोन पर बात कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं वह टेलीफोन पर बात कर रहा था, तो बात करने का यहाँ पे जो, अब ऐसे पर देख के तो हमने अधिकरण कह दिया, लेकिन बात करने का क्या है? वो साधन है, यानी वो उस माध्यम से बात कर रहा है किसी और दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पर आया है ये कारक चिन्ह गलत प्रयोग हुआ है। यहाँ क्या होना चाहिए था? सही होगा के द्वारा। ठीक है, तो वह टेलीफोन के द्वारा बात कर रहा है, और यहाँ पर जो हमारा टेलीफोन है ये कौन सा कारक बन जाएगा? ये करण, क्योंकि क्रिया का साधन बताया है। तो जो क्रिया का साधन बता रहा है पद, वो हमारा करण कारक होता है, तो ये करण कारक हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब तीसरा वाक्य देखते हैं, अजय को कल घर जाना है, तो इसमें हम देखेंगे कि वाक्य में जो क्रिया है वो क्या है? जाना है। अब ये जाने का काम कौन कर रहा है? यानी जो घर जाने का काम करने वाला है वो कौन है? तो आप कहेंगे वो तो अजय है, यानी जो क्रिया जिसको करनी है वो तो अजय है। तो क्रिया को करने वाला कौन होता है? तो क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। ठीक है, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। तो हमें पता चला कि इस वाक्य में अजय जो है वो क्या है? कर्ता कारक है, और दूसरे वाक्य में टेलीफोन ये करण कारक है, और पहले वाक्य में सुबह ये अधिकरण कारक है। और इसकी पहचान हम किससे कर पाए? कारक चिन्ह के उस की पॉइंट से या कारक चिन्ह की परिभाषा से, ना कि हम उसके कारक चिन्ह से। जो हम कारक देख रहे थे उनकी परिभाषा से ही हम उसको जान पाए, क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग हम अपनी बोलचाल में गलत कर देते हैं कभी कभी, और इस वजह से हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। ये तीनों ही वाक्य जो हैं आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, ये आए हुए हैं और इनमें गलतियां होती है, इसलिए मैंने आपको बताया। चौथा वाक्य जो है इसमें प्रश्न ये है कि इस वाक्य में आपको बताना है संबंध कारक कौन सा है। इसमें आपको बताना है संबंध कारक जो पद है हमारा वो कौन सा है। तो तुम्हारा भाई आज नहीं आया। अब आप कहेंगे कि मैम तुम्हारा का कारक चिन्ह काकी के होता है, अब काकी के यहाँ कहीं नहीं लग रहा, तो आप खोजिए रारी रे और नानी ने कहीं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ रा आ रहा है तुम्हारा, तो ये हमारा सर्वनाम में आया है। तो तुम्हारा हमारा इस समय क्या है? संबंध कारक है, क्योंकि इस तुम्हारा का संबंध किससे है? इस भाई से है। ठीक है, इस भाई से तुम्हारा संबंध है, तो यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम इन संबंध मतलब जो हमारे कारक चिन्ह हैं इनको हम पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह से आप हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे चैनल पे मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैम हम यूट्यूब से नहीं, हम ऐसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, निधि एकेडमी मेरा एप्लीकेशन है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।